पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा शहडोल जिले के समीपी ग्राम विचारपुर का मिनी ब्राजील के रूप में जिक्र किए जाने के बाद से नेता और अधिकारी विचारपुर की ओर दौड़ लगाने लगे। इसी क्रम में शनिवार को संभागीय मुख्यालय शहडोल के ग्राम विचारपुर के फुटबॉल मैदान का निरीक्षण करने डॉक्टर केदार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने समक्ष फुटबॉल मैदान का समतलीकरण कराया, खिलाड़ियों से चर्चा कर आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फुटबॉल मैदान के सामुदायिक भवन की रंगाई पुताई कराई जाए, साथ ही मैदान का सीमांकन कराया जाए। फुटबॉल मैदान विचारपुर के चारों ओर बाउंड्री का निर्माण भी कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने फुटबॉल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों को फुटबॉल किट सहित अन्य खेल सामग्री वितरित की। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद शाह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह सहित अन्य अधिकारी और फुटबॉल खिलाड़ी उपस्थित थे। हरदा जिले के बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में पिछले साल 6 फरवरी 2024 को हुई विस्फोट की दुर्घटना में 13 मृतकों के परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 21,50,000 रुपए की मदद दी जा चुकी है, जिसमें से एनजीटी के आदेशानुसार 15 लाख, राजस्व पुस्तक परिपत्र में 4 लाख, प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2 लाख, रेड क्रॉस से 50,000 रुपए की सहायता शामिल है। ये जानकारी हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को दी। कलेक्टर ने बताया, जिन 13 मृतकों के परिजनों को राशि का भुगतान किया गया है उनमें प्रियांशु प्रजापति, अनुज कुचबंदिया, आबिद खान, अयाज खान, बानोबी, प्रमिला वाई चौहान, कैलाश परमार, जेबुन बी, पीयूष, मुबिन खान, मुकेश बिलदार, रहीम, श्रीमती उषा चंदेल शामिल हैं। इसके अलावा 9 मृतकों के परिजनों को संबल योजना के तहत 5-5 हजार रुपए और 1 मृतक के परिजन को 6,000 रुपए की राहत राशि वितरित की गई है। कलेक्टर ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया, एनजीटी के आदेशानुसार मकान क्षति के लिए पीड़ितों को 97.18 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत मकान क्षति के लिए 57 मकान के लिए 1.20 लाख रुपए, प्रति मकान के हिसाब से कुल 68.40 लाख रुपए, 2 दुकानों के लिए 12,000 रुपए के मान से 24,000 रुपए, 123 मकानों के लिए 6500 रुपए के मान से 7,99,500 रुपए और 2 मकानों के लिए 1.20 लाख रुपए के मान से 2.40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार मकान क्षति के लिए पीड़ितों को 1,76,21,689 रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। कलेक्टर ने बताया, इसके अलावा एनजीटी के आदेशानुसार गंभीर रूप से घायल कुल 207 पीड़ितों में से 56 पीड़ितों को 3,33,044 रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत गंभीर रूप से एक पीड़ित को 2.5 लाख रुपए, 7 दिन तक भर्ती 23 पीड़ितों को कुल 3.68 लाख रुपए और 7 दिवस से कम भर्ती 38 पीड़ितों को कुल 2,05,200 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार घायलों के उपचार के लिए कुल 11,56,244 रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। अब इसमें 2 चीजें, कल हमारे जो इसमें जो फैक्ट्री मालिक थे उनके माध्यम से भी एक रिट लगाई गई है, जो 16 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि माननीय एनजीटी के सामने जो सुनवाई होगी उसमें उनके द्वारा कहना था कि हम साहब जो नीलामी पहले चरण में हम लोगों ने 2,65,00,000 की थी, उसके बाद में हम 3 करोड़ रुपए शासन को देंगे और उस नीलामी की कार्रवाई पे रोक लगाया जाए। और अभी जो हम लोगों के जितने भी इसमें निर्देश हैं, इसमें वो वाला दिखाइएगा जिसमें इन्हें ऑर्डर में दिया है मुझे पीछे से, मैंने क्या कहा था मृतक के बाद के सारे मुझे वो चाहिए। इसमें एक आदेश में मैं वो आदेश का डेट आपको दे दूंगा। तो इसमें 2 चीजें हुई, एक तो माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो कहा गया उस पर सुनवाई के लिए कहा गया कि आप 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके विषय में माननीय एनजीटी सुनवाई करे। पहली सुनवाई हुई वो लगभग 29 दिसंबर को हुई, उसके बाद 7 जनवरी को हुई, क्योंकि इनके माध्यम से कोई कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो माननीय एनजीटी ने फिर 7 जनवरी को कहा कि आप सभी जो मृत हमारे पीड़ित हैं उनको आप परिवारों को 15 लाख रुपए की राशि दे, जो इनकी संपत्ति जमा है उससे। परंतु उन्होंने उसी दिन फिर हमको आके कहा कि नहीं साहब, आप हमारा उसमें है कि अभी तक हम लोगों ने 50 गांव में 225 कुपोषित बच्चों को चुना था और जो कि 100% कुपोषण से बाहर आ गए। अब हम लोग हरदा में लगभग कुल कुपोषित बच्चे मात्र 2600 के लगभग आते हैं, जिसमें अति कुपोषित भी हैं और कम कुपोषित जो मैम बोलते हैं
मीडियम मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन भी है, उसको हम लोग देखते हुए लगभग उसके अतिरिक्त जो बॉर्डर लाइन में है ऐसे 10,000 बच्चों को हम लोग इसमें चयनित करते हुए और इसमें कुपोषण से बाहर निकालेंगे। और जो दूध का जो एक यहाँ पे मतलब जो कंजम्पशन एक होना चाहिए उसको बढ़ावा देने के लिए लोकल लेवल पे ही हम लोग डेयरीज और ये प्रमोट करके एक अच्छा सा इसका आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए इसको दूध पिलाओ कुपोषण भगाओ हृदय अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इसमें हम लोग एक योजना बनाएंगे। रेवा शक्ति का एप्लीकेशन का लॉन्च हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आपके माध्यम से ही अभी आगामी रामनवमी का भी सीजन आने वाला है, नवरात्रों का भी, और गंगोर के भी यहाँ पे अभी उत्सव चालू होगा, तो यहाँ पे बड़ी अच्छा उस समय माहौल एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक रहता है, तो उसी किसी एक सामाजिक किसी कार्यक्रम में ही हम लोग उसका एक विमोचन आप सबकी उपस्थिति में कराएंगे। वो भी लगभग रेडी है। और उसी दिन हम लोग एकल खाते का एकल जो हम लोगों का विंडो था जो आप लोग को बताया था कि आप अगर बिजली विभाग का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्वास्थ्य विभाग को दे सकते हैं, वो वाली सुविधा भी हम लोग उसी दिन लॉन्च कर रहे हैं। पहले प्रयास यही कर रहे थे कि कोई माननीय जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से किया जाए, समय भी मिल जाएगा मोस्ट ऑफ उस दिन उसका भी हम लोग वो भी रेडी है, उसका बीटा हम लोगों ने रेडी कर दिया। इसके अतिरिक्त एक हम लोग ई मार्केट प्लेस को डेवलप करने वाले हैं। जैसे आपने अमेजोन देखा होगा, आप अमेजोन में जाके अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वैसे ही हम लोग हरदा के लिए इसको कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सोचा था कि टिम्बर का यहाँ काफी ज्यादा एक यूज रहता है, तो टिम्बर बैम्बू इन सब का हम लोगों ने किया था, बट उसके माध्यम से हम लोगों ने स्व सहायता समूहों को भी उसमें जोड़ने का किया है। और इसके अतिरिक्त कोई प्राइवेट आदमी भी अगर उसमें अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है तो वो भी उसमें ऑन बोर्ड हो सकता है। तो उसके माध्यम से हम लोग एक थोड़ा सा व्यवसायिक रूप से और जो एक इंडस्ट्री के जो हिसाब से हम लोगों का जो एक यहाँ पे रुझान होना चाहिए उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग इसको चालू कर रहे हैं। तो वो भी एक इन तीनों चीज़ों का मैं आपको एक प्रेस नोट छोटा सा, और कोई भी इसके विषय में कोई स्पेशल किसी को जानना होगा तो वो हमसे पूछ भी सकते। और जो कैमरेज लगाने थे हम लोगों को, लगभग 177 ग्राम पंचायतें हमारी कैमरा विहीन थी, उन सभी जगहों पे 4 कैमरे हम लोगों ने लगाना चालू कर दिए हैं। आज की स्थिति में 60 पंचायतें हमारी बची हुई हैं, लगभग 115 के लगभग हमारी पंचायतों में कैमरे लग चुके हैं। तो उसके विषय में मैं हमारे एसपी महोदय से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप सबके साथ वो डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि उनका ही बहुत अच्छा सुझाव था ग्राम पंचायतों के माध्यम से कैमरे लगा के जो डिजिटल सर्किट हम लोग बनाना चाह रहे थे, तो वो हम लोगों का लगभग हफ्ते भर के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके विषय में भी एसपी साहब आपको और नॉलेज वो भी देंगे, और मैं भी अपने तरफ से आपको एक प्रश्न नोट उसमें दिला उनका जो मुआवजा है और जो अधिक से अधिक उनको दिला सके वो हम लोग दिलाएंगे। तो इसके विषय में अगर आपके कोई भी ऐसे कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं। तो लगभग ओवर 2 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग घरों का जो मुआवजा है वो बनता है, और यदि 5 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से जाते हैं तो भी 2 करोड़ का लगभग बनता है। तो हम लोगों ने ओवरऑल 100% ही मुआवजे की डिमांड की है। तो इसमें कैच बस यही आया है कि माननीय एनजीटी ने भी कहा है कि आप 100% दीजिए, परंतु पूर्व की राशि को बैलेंस करते हुए दीजिए। तो एक बस इशू जो मुझे लग रहा है जो आपके नॉलेज में भी लाया गया होगा काफी लोगों के माध्यम से वो यही है। तो आपके इसके विषय में कोई प्रश्न या कोई अन्य सुझाव है तो आप कृपया वो हम लोगों से शेयर कर सकते हैं, या कोई और जानकारी यदि इस विषय में आप चाहते हैं। ब्लास्ट पीड़ितों की ओर से जो प्रकरण एनजीटी में देख रही हैं, एडवोकेट अवनी बंसल, उनका एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि ज़िला प्रशासन ने ब्लास्ट पीड़ितों को जो 2 लाख रुपए की राशि दी थी उसमें हरदा डीएम ने ये कमेंटमेंट किया है कि वो 2 लाख रुपए की राशि काटी नहीं जाएगी एनजीटी वाले मामले। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है ना कि 2 लाख रुपए की राशि जो जिला प्रशासन ने उनको दी थी ब्लास्ट पीड़ितों को, उसमें ये कहा गया था कि ये राशि जो है एनजीटी वाले प्रकरण से अलग है, ये काटी नहीं जाएगी। ठीक, इसमें जैसा आप कह रहे हैं, हम लोगों ने जब अतिरिक्त जो मुआवजा उस समय की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए कहा था, हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा, ना तो हमने किसी जवाब में भी लिखा है कि पूर्व की किसी भी प्रकार की किसी राशि को काटा जाए,
ना केवल उस 2 लाख के विषय में, इवन आरबीसी के माध्यम से भी जो दी गई है, आप हमारे सारे जवाब देख सकते हैं। और उसमें कहीं पे भी हमने कहा है कि उनको घर का पूरा 100% मुआवजा दिया जाना चाहिए। और यही जो मैं अभी आदेश जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, जो 6 मार्च का जो आदेश है, उसमें दूसरे पॉइंट पे माननीय एनजीटी का कहना है कि जो अमाउंट ऑलरेडी पेड है वो काट के दिए हैं। तो इस कारण से हम लोगों ने, मैं वही कह रहा हूँ कि माननीय एनजीटी का जो कहना है और हम सब उन सबके अधीन और उन सबके दायरे में ही काम कर सकते हैं। इस विषय में जो आपने जो प्रश्न उठाए हैं, जो बाकी हमारे पीड़ित भाइयों से भी, हम लोग अगले जो भी हमारी सुनवाई है, इस सुनवाई में भी हम लोगों ने उसको रखा था और हम लोगों ने कहा है कि साहब इसको आप लोग जो पूर्व की राशि है, यदि संभव हो तो साहब आप उसको ना काटे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो उसके विषय में माननीय एनजीटी अभी क्या निर्णय लेता है वो हम लोगों को अगली सुनवाई में पता चलेगा। तो ये निर्णय कोई हमारा नहीं है, ना ही शासन का कोई ऐसा निर्णय है, ये माननीय एनजीटी का निर्णय है और माननीय एनजीटी के निर्णय अनुसार ही हम लोग निर्देश अनुसार ही इसमें कार्य करते हैं। सर, दूसरा प्रश्न यह है कि एनजीटी के जो आदेश निर्देश हैं उनके अतिरिक्त जो एक धारा होती है आरबीसी 6, उसके तहत शासन उनको क्या अभी तक दे चुका है? आरबीसी 6(4) तो हमें तत्काल ही दे दिया गया था और ये आप लोगों को भी कई बार हम लोगों ने एक प्रिंट आउट में जानकारी दी भी गई है कि प्रति जो हमने पीड़ित इसमें जो प्रति घर के लगभग इसमें हम लोगों ने 57 परिवारों को मुआवजा दिया है 1,20,000 के लगभग। और यदि हम पूरा आरबीसी 6(4) का मिला लें और यदि हम उसके ऊपर इसके अतिरिक्त अगर हम जो हमारे मृत जो पीड़ित थे उनका भी मिला लें तो लगभग हमारा आरबीसी का ही सिर्फ मृत को हटा के ही लगभग 1 करोड़ का राशि हम लोग उनको दे चुके हैं। अन्य अलग अलग चीजों में, इसमें घायल भी है, इसमें पशु हानि भी है, परंतु यदि मकान की ही बात करें तो 57 परिवारों को जो हमारे जो शिविरों में स्टार्टिंग में रहते थे उनको राशि दी गई कर दीजिए। तो फिर उनके द्वारा लगभग उस दिन हम लोगों को एक 35 के लगभग राशि दी गई और उसके उपरांत जो राशि बची थी वो भी उन्होंने जमा कर दी, लगभग 177 के लगभग जो राशि 123 और 177 3 करोड़ के लगभग जमा कर दी। अब माननीय एनजीटी को हम मतलब निर्देश देना है कि अगर इनके ये 3 करोड़ रुपए हो गए तो उस 265 को आप छोड़ सकते हैं। और उसी के उपरांत एक आदेश है, मेरे ख्याल से फरवरी 3 का आदेश है, जिसमें कि हमको शासन ने मतलब एनजीटी ने हमको शासन को एक निर्देश दिया है कि आप उनकी प्रॉपर्टी के ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते जाएं। जिस कारण से हम लोगों ने, आप लोगों को भी ध्यान होगा, काफी सारे अपने लोकल पेपर्स में भी आपने छापा था कि शासन ने निर्देश दिए हैं, शासन को निर्देश दिए गए हैं कि आप संपत्ति की नीलामी चालू करें। और 17 मार्च को था मेरे ख्याल से, ये 11 या 12 फरवरी का जो सुनवाई था उसमें ये 6 मार्च का नहीं होगा क्योंकि 1 महीने की हम लोग डेट देते हैं, तो कल परसों भी नीलामियां हुई हैं इंडिया की प्रॉपर्टी और इंसेप्टिव प्रॉपर्टीज का। तो ये 2 चीजें पैरेलली चल रही हैं, तो नीलामी भी एक तरफ चालू है और एक तरफ हमारा जो इनके संपत्ति के एवज में इन्होंने जो राशि जमा कराई है उसके विषय में भी निर्णय पेंडिंग है। तो अभी पीड़ित परिवारों के मुआवजे के ऊपर जो फाइनल जब हो जाएगा कि कितना इनको राशि देना है, जैसे कि अभी आपसे मैंने बताया कि कुछ लोगों में असंतोष है कि राशि काटी क्यों गई है, तो उसके बाद हमें भी पता चल जाएगा फाइनली कि कितना देना है। तो इसलिए नीलामी और संपत्ति कुर्क तो हम लोगों ने करके रखी है और जो ये अग्रवाल परिवार है उनके माध्यम से भी कल हाईकोर्ट में ये रिट लगाई गई है, रिट पिटीशन की। जब हमने पैसा दे दिया तो सरकार फिर अब नीलामी करके रही है, तो हम लोग 2 तरफा मतलब इसमें हमारा विवाद चल रहा है। जो नीलामी हुई थी उसका क्या हो गया बताया तो अभी मैंने, उस पर निर्णय लेना है एनजीटी को। तो माननीय एनजीटी यदि निर्देश लेके कह देगी कि ठीक है इन्होंने 2 करोड़ 65 लाख के अगेंस्ट अगर 3 करोड़ दिया है वो मान्य है हमको, तो फिर हम उसकी संपत्ति को छोड़ेंगे। और अगर माननीय एनजीटी कहती है कि नहीं अभी इनको और इतना देना है तो इतना पूरा ही कंपनसेट अगर ये करके दे रहे हैं तब जाके छोड़िए, तो उसके अनुसार करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग तो कार्यपालिक हैं, तो जो बताया जाएगा वो हम लोग करेंगे। तो माननीय एनजीटी जैसा जैसा निर्देश देते जा रही है हम लोग वैसा वैसा करते जा रहे हैं। यदि कोई भी पक्ष उससे असंतुष्ट होता है तो वो अभी माननीय एनजीटी के सामने भी अपना पक्ष रखता है, चाहे वो पीड़ित भी हैं हमारे और जो हमारे इसमें जो फैक्ट्री के जो मालिक थे वो भी हैं। तो इस कारण से जो भी अंतिम जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे, ना तो राशि की कोई कमी नहीं होगी और सबको मुआवजा जब तक अंतिम उनके सेटिस्फैक्शन तक नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग अपने पीड़ितों के पक्ष में ही अपना उत्तर रखेंगे।
विश्व जल संरक्षण दिवस पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड हरदा के चयनित आदर्श ग्राम बमोरी खेड़ीनीवा ओशोपुरम में अनोखे तरीके से कार्यक्रम हुआ। ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से जल संकट, जल के महत्व को बताने हेतु अनोखे नवाचार किए। तालाब की पूजन रैली, ग्रामीणों को जल के महत्व हेतु संगोष्ठी, कलश रैली निकालकर तालाब से जल भरकर रोपण किए, पौधों पर चढ़ाकर जागरूकता का संदेश दिया। दुनिया जहां 70% जल से घिरी है, वहीं पीने योग्य ताज़ा पानी महज 3% है। वहीं जनसंख्या वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण और विकास के लिए तेजी से बढ़ रही फैक्ट्रियों के कारण जल के स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इससे स्वच्छ जल की मांग बढ़ रही है और पूर्ति बाधित हो रही है। जल प्रदूषण रोकने, जल के महत्व को समझाने और जल संरक्षण के उद्देश्य से हर साल वैश्विक स्तर पर जल दिवस मनाया जाता है। इस दौरान पानी को बर्बाद होने से बचाकर कई समस्याओं का समाधान तलाशा जाता है। परिवारों को भी जल को पानी बचाने को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। जल संरक्षण की शुरुआत घर से करें। अपने आत्मीय जनों को पानी की जरूरत के बारे में बताते हुए बचाने के तरीकों को समझाएं। आस पड़ोस के लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को भी जल संरक्षण का महत्व और तरीका बताएं। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अश्विनी कुमार, ग्रामीण कृष्णाबाई, पूजाबाई, सुनबाई, विश्वकर्मा, राधाबाई, कुमारी माही, दीक्षा, हीराबाई, ललिताबाई, कविताबाई, मधुबाई सहित कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक राकेश वर्मा, परामर्शदाता सुरेंद्र सिंह चौहान, नवाकुर प्रभारी राधेश्याम विश्वकर्मा आदि लोग भी उपस्थित रहे। रायसेन के ऐतिहासिक किले से आज भी रोजादारों को तोप की गूंज से मिलती है सहरे और इफ्तार की सूचना। रायसेन किले पर लगभग 200 साल से रोजेदारों के लिए निभाई जा रही अनूठी परंपरा नवाबी शासनकाल में शुरू हुई। ये परंपरा आज भी लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है रमजान माह के लिए तोप चलाने की अनुमति। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रमजान का पवित्र माह शुरू हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अल्लाह ताला की इबादत में रोजे रखे जा रहे हैं। इस पूरे पवित्र माह रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तारी का समय सबसे अहम होता है। आजकल जहां आधुनिक संसाधनों से सहरी इफ्तारी की सूचना देने का चलन है, तो वहीं मध्य प्रदेश का रायसेन जिला ऐसा है जहां आज भी परंपरागत और अनूठे तरीके से सहरी और इफ्तारी की सूचना रोजेदारों तक पहुंचाई जाती है, जिसके तहत रायसेन के ऐतिहासिक किले पर सहरी से पहले और शाम को इफ्तारी के वक्त तोप दागने की परंपरा है, जो आज से नहीं करीब 200 साल से पुरानी बेमिसाल परंपरा चली आ रही है। यही नहीं, यहाँ हिंदू परिवार के सदस्य भी ढोल पीटकर रोजेदारों को जगाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 47 किलोमीटर दूर रायसेन जिला किले की पहाड़ी तले बसा हुआ है। यहाँ रमजान माह में सुबह के समय और शाम के वक्त अगर कोई बाहरी शख्स पहुँच जाए तो वह यहाँ गूंजने वाली तोप की आवाज से न केवल चौंक जाएगा, बल्कि किसी आशंका का अनुमान भी लगा बैठेगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल यहाँ रमजान माह के पवित्र दिनों में इफ्तारी और सहरी की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी से 2 वक्त तोप चलाई जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शहर सहित आसपास के लगभग 12 गांव के रोजेदार अपना रोजा खोलते हैं और इस तोप की आवाज भी लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शहर काजी जहीरुद्दीन मुस्लिम त्योहार कमेटी रायसेन के सदर अच्छे खान ने बताया, ये परंपरा नवाबी शासनकाल से चली आ रही है। रमजान महीने में जब सहरी और इफ्तारी की सूचना देने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो करीब 200 साल पहले रायसेन किले पर राजा और नवाबों का शासन हुआ करता था। उन दिनों से ही लोगों को सूचित करने के लिए तोप के गोले दागे जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद साल 1936 में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खां साहब ने बड़ी तोप की जगह एक छोटी तोप चलाने के लिए दी। इस तोप को सिप्पा भी कहा जाता है। इसके पीछे वजह थी कि बड़ी तोप की गूंज से किले को नुकसान पहुंच रहा था। रायसेन के किले से इस तोप को चलाने की प्रक्रिया भी कम रोचक नहीं है। दरअसल इसके लिए जिला प्रशासन बकायदा 1 माह के लिए लाइसेंस जारी करता है। तोप चलाने के लिए आधे घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद तोप दागी जाती है। जब रमजान माह समाप्त हो जाता है, तब तोप की साफ सफाई कर सरकारी गोदाम में जमा कर दी जाती है। पूरे महीने तोप दागने में करीब 70,000 रुपए का खर्च होता है। तोप चलाने से पहले दोनों टाइम टांके वाली मरकाज वाली मस्जिद से रंगीन बल्ब जलाकर सिग्नल मिलता है। सिग्नल के रूप में मस्जिद की मीनार पर लाल या हरे रंग का बल्ब जलाया जाता है। उसके बाद किले की पहाड़ी से तोप चलाई जाती है। ऐसा बताया जाता है राजस्थान में तोप चलाने की परंपरा है। उसके बाद देश में मध्य प्रदेश का रायसेन ऐसा दूसरा शहर है जहां पर तोप चलाकर रमजान माह में सहरी और इफ्तारी की सूचना दी जाती है। तोप चलाने वाले शाखावत खान बताते हैं कि तोप चलाने की परंपरा तो राजा और नवाबी शासनकाल से चली आ रही है। पहले बड़ी तोप चलाई जाती थी, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक जाती थी, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ गूंजती थी और उससे किले को क्षति होने की आशंका थी। ऐसे में 1936 से
छोटी तोप चलाई जाती है, जिसे भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ने दी थी। तब से अब तक 87 साल से यही छोटी तोप चलाई जाती रही है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने योगी आदित्यनाथ को दी सोमवार तक की खुली चुनौती। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित गाजियाबाद पुलिस पर जमकर बरसे। पुलिस अधिकारियों को शराबी और अपशब्द कहे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पक्ष में बोलते हुए कहा, संभल के नकली मुद्दे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। यह भी कहा कि योगी राज में पुलिस जितनी भ्रष्ट है, किसी सरकार में इतनी निरंकुश नहीं थी। कल जो लोनी में आपकी पुलिस ने, नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, नंदकिशोर शेर है हिंदुओं का। कल जब वो रो रहा था, मैंने 100 बार वो वीडियो देखी है, पूरी रात सोया नहीं मैं, 1 सेकंड नहीं सोया। नंदकिशोर का जो आंखों में आंसू वो बार बार पहुंच रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मानव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे नंदकिशोर जैसा शेर ही क्यों ना हो, मानव मानव है। आपकी पुलिस ने जो आघात किया वो सनातन धर्म पर किया है, रामायण पर किया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर, भावनाओं पर किया है। अगर रामायण की जगह ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता तो कल ये गाजियाबाद जिला नहीं होता। और अगर ये मुसलमानों की कुरान होती तो शायद आप लखनऊ में इसकी तपिश महसूस करते, लेकिन क्योंकि ये हम हिजड़ों का ग्रंथ है, तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं पता आपका और नंदकिशोर का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आपका और अमित शाह जी का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या राजनीति कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे मन में कल जब मैंने अपने इतने पवित्र धर्म ग्रंथ का इतना अपमान देखा, मेरे मन में यह आया कि आपने जो ये कुत्ता, शराबी कुत्ता गाजियाबाद का बाप बना के बैठा रखा है ना, अजय मिश्रा, जाऊं और इसके मुंह पे तमाचे ही तमाचे बजाऊं। लेकिन मैं एक हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं, इसलिए कर तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है इसने मेरी हत्या की भी साजिश रखी है। तभी तो इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की, मंदिर पे हमले के बाद इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की। और मुझे नहीं पता कि आपके संज्ञान में क्या है क्या नहीं है, आप जानो, आपका काम जानो भाई, आपकी राजनीति आप जानो, आपका काम जाने। आपको ये अजय मिश्रा मुबारक, आपको सारी राजनीति मुबारक। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलते नकली मुद्दे। असली मुद्दे यही चलेंगे कि धर्म को आपने कितना बल धरती पर दिया है, आपने धर्म को कितना बल धरती पर दिया है, वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में, मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, मैंने कल्याण सिंह देखे, मैंने राजनाथ सिंह देखे, मैंने मुलायम सिंह यादव देखे, बहन मायावती देखी, अखिलेश यादव देखे, आपको भी देख रहा हूं। ये किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हो सकता था। इन पुलिस वालों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह उसकी कथा में जाकर, और वो जलूस नहीं था। आपका जो एसीपी है जिसने वीडियो बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे हरामजादे को पता नहीं, ये जलूस नहीं था, ये महिलाओं की कलश यात्रा निकल रही थी लोनी जैसे कस्बे में। ये जो आपने पुलिस अधिकारी हमारी छाती पर छोड़ रखे हैं ना, आज ये हमें पीट रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं रहेगा कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। कल यही अधिकारी आपका क्या करने वाले हैं, सोच लेना। और उस दिन किसी की सहानुभूति नहीं होगी योगी आदित्यनाथ के साथ। कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेल रोकने नहीं खड़ा होगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए कलेक्ट्रेट पर अनशन नहीं करने वाला होगा, क्योंकि हम सबको तो आप मरवा चुके होगे।
इन दो कौड़ी शराबियों के हाथ में। आपके टाइम में पुलिस जितनी भ्रष्ट हुई, अधिकारियों ने जितना हिंदुओं का दमन किया हर तरह से, इतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप क्या करोगे, क्या ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब अजय मिश्रा के यहां से तबादले तक, अजय मिश्रा नाम के इस राक्षस के गाजियाबाद से तबादले तक मैं किसी भी तरह का कोई अन्न, केवल जल पीऊंगा, सोमवार तक देखूंगा मैं, क्योंकि मां का एक अनुष्ठान कर रहा हूं, मां बलगामुखी का, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, इसीलिए अभी मंदिर में बैठा हूं। लेकिन अगर सोमवार तक ये गाजियाबाद से नहीं गया, अगर सोमवार तक ये अजय मिश्रा नाम का ये राक्षस गाजियाबाद से नहीं गया, तो फिर इसी के ऑफिस में पुलिस लाइन में बैठकर अकेला बैठूंगा, किसी को लेके नहीं जाऊंगा, ताकि आपको लोगों को पिटवाने का, मरवाने का, एनकाउंटर करने का, हिंदुओं पे लाठी बजाने का मौका ना मिले। और अकेला जाकर क्या करोगे, मुसलमानों के हाथों तुम लोग मुझे मरवा दोगे। योगी जी मरवाओ, मरवाओ, जेल में डाल दोगे, डालो, डालो, भैया जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अगर नंदकिशोर के साथ ये हो सकता है तो किसी के भी साथ। पुलिस कर्मियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर कमलनाथ ने किया वार। मध्य प्रदेश में जिन कंधों पर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की सुरक्षा की जवाबदेही है, आज वही कंधे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के उन सिपाहियों की जिनके साथ पिछले कुछ दिनों में अलग अलग घटनाएं हुई। इसमें किसी के साथ अभद्रता की गई तो किसी की हत्या ही कर दी गई। जनता की सुरक्षा का सूत्र लेकर प्रदेश में तैनात पुलिस के वर्दीधारी सिपाहियों की जिंदगी की चिंता आखिरकार कौन करेगा। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, ऐसे में प्रदेश में हर तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि वर्दीधारी खुद ही सकते में है। वे हर कदम बढ़ाने से पहले एक बार अपना और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा और उनकी चिंता करने को मजबूर हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सिपाहियों के साथ हुई घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कमलनाथ ने विधानसभा में पुलिस सुरक्षा कानून एक्ट लागू करने और उसके तहत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश कानून अव्यवस्था की राजधानी बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बनता जा रहा है। पूरा देश आज मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है और ये हालात हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पुलिसकर्मियों के जीवन और उनके स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा तक को लेकर कितने चिंतित हैं, इस बात का अंदाजा इससे ही लगता है कि उन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों के हित में कई प्रमुख फैसले लिए। कमलनाथ प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने पुलिस जवानों के साप्ताहिक अवकाश की पहल की और उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे इन वर्दीधारियों के मान सम्मान की भी बात की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों के पक्ष में एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर पुलिस और उनके परिवार को आर्थिक व सामाजिक संबल दिया। कमलनाथ ने पुलिस बल के लिए आपात परिस्थितियों में अवकाश उपयोग नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था में तकनीकी संसाधनों को आधुनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ रणनीति बनाई जाए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के नियंत्रण के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जाए। कमलनाथ का मानना है कि सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस का प्रमुख आधार पुलिस बल है। राज्य की छवि पुलिस व्यवस्था पर निर्भर है। दरअसल मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में बीते दिनों भड़के दंगे में एक एएसआई की मौत हो गई थी, जबकि थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मऊगंज जिले के शाहपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आदिवासी युवक की मौत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा।
मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के साथ हुई इन सभी घटनाओं के बाद कमलनाथ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस कहीं पीट रही है तो कहीं पिट रही है। ये देश का पहला ऐसा प्रदेश है। कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति ये है कि कहीं पुलिस पीट रही है तो कहीं पिट रही है। ये देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पुलिस पीटती भी है, पिटती भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पुलिस भी असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जनता कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। खबर बैतूल से। पुलिस ने गंज क्षेत्र में व्यवसायी अशोक पवार की हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण संपत्ति में लालच बताया जा रहा है, जिसमें मृतक की पत्नी के मायके पक्ष द्वारा एक आरोपी को मुंह बोला भाई मानकर संपत्ति में हिस्सेदारी देने की बात कही थी। इसी कारण आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 18 मार्च 2025 को रात करीब 9:39 पर फरियादी रमेश पवार को दुकान के पास स्थित दुकानदार वरु आहूजा ने फोन पर सूचना दी कि उनके छोटे भाई अशोक पवार दुकान के काउंटर पर अचेत अवस्था में पड़े हैं। उनके सीने से खून निकल रहा है। सूचना मिलते ही फरियादी अपने छोटे भाई मनोज पवार और किराएदार सुशील चौरे के साथ तुरंत दुकान पहुंचे, जहां अशोक पवार काउंटर पर सिर टिकाए हुए थे और गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें तत्काल लश्करी अस्पताल ले जाया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद न होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल बैतूल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया उनके सीने पर गोली लगने का निशान है। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया, घटना से पहले 2 संदिग्ध युवक दुकान के आसपास रेकी कर रहे थे और बाद में उनमें से एक युवक दुकान के अंदर घुसकर अशोक पवार को गोली मारता दिखा। इस आधार पर थानागंज में अपराध क्रमांक 118/25 धारा 103(1)(3)(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन झारिया द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों एवं FSL टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य संकलित किए। CCTV फुटेज और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजेश गिरी गोस्वामी पिता परशुराम गोस्वामी निवासी शेरपुर थाना गैरवा जिला बांदा उत्तर प्रदेश। विलेज गिरी पिता सेन गिरी महाराज उम्र 40 वर्ष निवासी पुरानी बिंदवारी गांधीनगर तहसील बांदा उत्तर प्रदेश। प्रकरण में सराहनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी SDOP सुश्री शालिनी परस्ते, SDOP शाहपुर मयंक तिवारी थाना प्रभारी एवं निरीक्षक अरविंद कुमरे थाना प्रभारी, निरीक्षक रविकांत डहरिया, आबिद अंसारी सीन ऑफ क्राइम, निरीक्षक जयपाल इनवाती, उप निरीक्षक नितिन पटेल, उप निरीक्षक गजेंद्र केन, सहायक उप निरीक्षक उमेश बिल्लारे, प्रधान आरक्षक हितूलाल, प्रधान आरक्षक चंद्र किशोर, मयूर, प्रधान आरक्षक नितिन R नवीन, आरक्षक शिव, आरक्षक सुरजीत जाट, आरक्षक अजीत तोमर, डॉग मास्टर विवेक गाडगे आदि की सराहनीय भूमिका रही।